अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 2017 सप्ली 1 के पेपर का सेक्शन बी कर रहे हैं और पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो डिटेल से डिस्कस कर लिया था। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू 19। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपकी सिलेबस में से एक्सक्लूडेड है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 12। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू मेटा नाइट्रोबेंजीन। अब स्टूडेंट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि अगर इस तरह से आपको बनाने के लिए दे दिया जाए तो मतलब आपको बेंजीन का भी पता है कि बेंजीन क्या है और मेटा नाइट्रो टॉलीन, ठीक है। अब मेटा पोजीशन क्या होती है। अब सिंपल अगर आपको मैं कहूँ कि आप टॉलीन बना लें, क्योंकि पेरेंट नेम यही है टॉलीन, ठीक है। दिस इज़ द टॉलीन, ठीक है। और मेटा पे आप नाइट्रो लगा दें। ऑब्वियसली बात है कि जो टॉलीन है उसके साथ वाली जो दोनों पोजीशंस हैं वो ऑर्थो हैं, फिर नेक्स्ट टू जो है वो मेटा है और बिल्कुल ऑपोजिट वाली पैरा है। तो आप मेटा पे जो है वो नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अब बेंजीन पे दोनों ग्रुप्स लगेंगे, एक मिथाइल ग्रुप भी लगेगा यानी उसकी अल्काइलेशन भी होगी, और नाइट्रो ग्रुप भी लगेगा, उसकी नाइट्रेशन भी होगी। तो पहले कौन सा ग्रुप लगाना है और बाद में कौन सा ग्रुप लगाना है। तो आपको जो प्रिपेयर करना है ना, मेटा नाइट्रो प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो जो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होगा उसको पहले लगाएंगे, ठीक है। जो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होगा उसको पहले लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन से आपको हिंट मिल गई है। तो अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप होता है अल्काइल, और दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग। तो इसका मतलब है यहाँ से आपको क्लू मिल गया कि पहले हमने बेंजीन की नाइट्रेशन करवानी है और फिर उसकी अल्काइलेशन करवानी है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया और उसके बाद फिर आपने इसको किस तरह से लिखना है, मेटा बेंजीन टू मेटा नाइट्रोटोलीन। आपने पहले ये स्ट्रक्चर बना दिया कि मेरा रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर क्या है, फिर आपने उसकी देखें नाइट्रेशन करवाई, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हीट भी करेंगे, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अब नाइट्रोबेंजीन नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टर है, फिर उसकी अल्काइलेशन करवाएंगे। आपने बेंजीन की सिंपल अल्काइलेशन की हुई है, अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो H है वो जो है वो Cl के साथ जो है वो बाहर चला जाएगा और CH3 यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपने इस तरह से इसको कर लेना है। इसी तरीके से आपको सेम यही क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी आ सकता है कि ऑर्थो नाइट्रोटोलीन, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो टॉलीन बना दें, ठीक है। तो उसमें फिर आपको क्या करना होगा, यानी यही क्वेश्चन स्लाइड चेंज के साथ आ सकता है। फिर आपने डिफरेंट करना होगा। पहले आपने फिर बेंजीन को जो है ना, बेंजीन की अल्काइलेशन करनी होगी, ठीक है, इसी इन्हीं जो है रिएजेंट से। तो जब आप उसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच कर लेंगे, ठीक है, फिर आपने उसकी जो है वो नाइट्रेशन करवानी होगी, ठीक है, नाइट्रेशन, क्योंकि अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो ऑब्वियसली बात है आपको ऑर्थो चाहिए। तो जब आप इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे तो ये नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो पे लगा देगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये इस तरीके से आपने कॉन्सेप्चुअली इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, व्हाट इज कंबस्शन एनालिसिस। ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, एज इट इज़ रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। एंड दूसरा जो है ना थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, स्टेटमेंट आपको बहुत बड़ी लग रही है लेकिन है बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल। एन अननोन कंपाउंड कंटेन्स ओनली कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कोई भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑन कंबस्शन एनालिसिस 17.471 ग्राम्स ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूसेस, यानी आपने कंबस्शन एनालिसिस के लिए इसके जितने ग्राम्स लिए थे ना वो 17 ग्राम ये कंपाउंड लिया था। तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, 10 ग्राम्स वाटर प्रोड्यूस किया है और 25 ग्राम्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमें मैस जो है वो मैस फाइंड आउट करना है। मैस किस चीज़ का फाइंड आउट करना है, हाइड्रोजन का, कार्बन का और ऑक्सीजन का जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसने मैथ्स फाइंड आउट करने के बाद आगे इंपेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है तो उन्होंने एक स्टेप तक ही पूछा। अगर ये लॉन्ग में आता तो फिर इसका आगे फर्दर आपसे मॉलिक्यूलर या जो है इंपेरिकल फार्मूला भी पूछा जाता, ठीक है। तो ये सिंपल देखें किस तरह से हल होगा कि आपने सबसे पहले डाटा लिखना है, यानी मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहले मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख लिया, मैस ऑफ वाटर जो प्रोड्यूस हुआ है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और हमने फाइंड आउट करना है मैस ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये हमारा डाटा आ गया। तो सबसे पहले अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो हमें सिंपल ये तो पता है ना कि अगर 1 मोल ऑफ वाटर हो, 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है कि 2 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन होता है और जो है वो 16 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन होता है, ठीक हो गया। तो क्या हम यहाँ से 1 मोल ऑफ वाटर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर 18 ग्राम अगर हमारे पास वाटर होगा, 18 ग्राम मतलब 1 मोल अगर हो, ठीक है, अगर 18 ग्राम अगर वाटर होगा हमारे पास, ठीक है, तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होती है। ये आप कह लें कि यूनिवर्सल बात है, इसमें कुछ भी हमें कोई वो नहीं करना। जैसे कि फार्मूलाज होते हैं ना, पेट फार्मूला, तो इसी तरह ये भी एक फार्मूला है कि अगर 18 ग्राम वाटर होगा तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो अब आप अगर इसको कंपैरिजन मेथड से करेंगे, जैसे अगर आपको पता हो कि यानी 18 ग्राम है, 18 ग्राम में 2 ग्राम वाटर है, तो 1 में कितना होगा, और फिर जितना भी आपको दिया होगा आप उसमें फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये आपने स्टॉकियो न्यूमेरिकल्स में किया हुआ है कंपैरिजन मेथड, ठीक है। 1 ग्राम में फाइंड आउट कर लेंगे तो 2 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा। फिर 10.477 ग्राम वाटर में हमारे पास 1.164 ग्राम हाइड्रोजन होगी, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप रेशो देखें, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसका मैस होता है 44 ग्राम, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन होती है। 1 में फाइंड आउट कर लें 12 बाई 44 और 25.612 ग्राम्स 25.612 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स हमारे पास 12 डिवाइड बाई 44 इंटू 25, ठीक है। तो ये हमारे पास 6.985 ग्राम्स कार्बन आ जाएगी। अब जब कार्बन और हाइड्रोजन का मास आ चुका है तो टोटल मास में से ये मास माइनस कर देंगे। मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 9.349 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सिंपल सा ये था हमारे पास न्यूमेरिकल। राइट सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, तो ये देखें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम्स बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, डिफरेंट आपको दिए जाते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो यहाँ पर देखें मैं सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद देख लेते हैं कि कोई कैटाइन या एनाइन तो नहीं है। जो 3 एनाइंस हैं तो इनके ऊपर -3 चार्ज आएगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर बैलेंस करने के लिए +3 आ जाएगा। अमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस वजह से हमारे पास मेटल के ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि +3 और 0 जो है वो प्लस आंसर +3 आ जाता है कि जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज होगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। नाम हमारे पास क्या होगा, हेक्सा, अब हम लिगेंड से स्टार्ट करते हैं ना, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। अब क्लोराइड ट्राई क्लोराइड नहीं होगा, ये पहले ही बताया हुआ है आपको कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर एक से ज़्यादा भी नंबर हैं कैटाइन या एनाइन के, तो उनको हमने डाई ट्राई वगैरह नहीं करना, सिंपल उनका नाम लिखना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट वाले में देख लें, यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कैटाइन है, तो एक सोडियम के ऊपर 3 होता है, तो यानी 3 के ऊपर क्या हो जाएगा +3, ठीक है, और दैट इज़ बैलेंस्ड बाय -3, और एक फ्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो 6 के ऊपर -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कोबाल्ट के ऊपर +3 होगा, क्योंकि कोबाल्ट +3 और फ्लोरीन का -6, ये दोनों सॉल्व होकर -3 आता है, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आएगा चार्ज, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो इसका नेम क्या बनता है, सोडियम, क्योंकि इस पहले कैटाइन एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए सोडियम। हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट 3। अब हमने कोबाल्टेट क्यों किया है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस साइन था, तो इसलिए हमने कोबाल्टेट किया। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल आइन ही है, कोऑर्डिनेशन आइन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइन है, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी +2 साइन है, और वाटर न्यूट्रल होता है, तो आयरन के ऊपर भी जो है वो +2 चार्ज आ जाएगा, तो हेक्सा अमाइन आयरन 2 आइन, ठीक है। हेक्सा अमाइन नहीं बोलना चाहिए था, हेक्सा एक्वा आयरन 2 आइन, ठीक है। ये आइन है ना, तो सिंपल हम आयरन 2 तक नहीं इसको छोड़ सकते, हमें बताना है कि ये आइन है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट, गिव प्रिपरेशन ऑफ एसिटोफिनोन फ्रॉम बेंजीन विद मैकेनिज्म, ये एज इट इज़ रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड शो एल्डोल कंडेंसेशन एंड विच शो कैनिजरोज रिएक्शन, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स एज वेल। अब देखें क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है कि एल्डोल एंड कैनिजरोज का रिएक्शन मतलब डिफाइन करें और उसका मैकेनिज्म दें, तो अब थोड़ा सा डिफरेंट करके दे रही है उन्होंने आपको 2 मिथाइल पेंटानॉल दिया है, ठीक है। अब आप इसको पेंटानॉल 5 कार्बन होता है ना, ठीक है, 5 कार्बन और 2 पे मिथाइल अटैच है, मतलब पेंटानॉल है, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं तो 2 पे मिथाइल ग्रुप भी लगाना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिंपल एक हाइड्रोजन है और बाकी जो है वो इस तरीके से आप इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि दिस इज़ अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन के बाद हमें अगेन अल्फा बीटा अनसेचुरेशन के लिए
ठीक है। अगेन हमें एक चाहिए होता है, अल्फा हाइड्रोजन अगेन चाहिए होता है ना, तो वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो जिसकी वजह से फर्दर वो जो डबल बॉन्ड बनता है सेकंड स्टेप में वाटर रिमूव होता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है। अच्छा, तो बेंजल्डिहाइड तो ऑलरेडी आपने बेंजीन का किया हुआ है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द अल्फा कार्बन, और यहाँ पर ये देखें ये इसके साथ चारों के चारों बॉन्ड्स बने हुए, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसी चीज़ को हमने रिटन फॉर्म में कैसे लिखना है वो आप देखेंगे। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड कैनिजरोज रिएक्शन देगा और 2 मिथाइल पेंटानॉल एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो आप लिखेंगे कैसे कि 2 मिथाइल पेंटानॉल हैव अल्फा हाइड्रोजन सो इट विल फॉर्म एल्डोल प्रोडक्ट, बट आफ्टर दैट, यानी वो प्रोडक्ट तो बना लेगा, इट कैन नॉट अंडरगो अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। यानी वो कह रहे हैं कि फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो होती है ना डबल बॉन्ड वाली, वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये देखें ये हमने बना दिया, अल्फा हाइड्रोजन शो कर दिया है। अब हमने इसको इसी के दोनों मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल्स लिए हैं, एक में हमने ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो है वो हैंग किया हुआ था और ये हमने अल्फा हाइड्रोजन शो किया हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये अल्फा हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो ये देखें ये हमारे पास बन गया, और इस कार्बन ने जो है ना इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है। तो इस कार्बन के साथ आपको 2 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, एक ये 3 कार्बन वाली चेन नज़र आ रही है और एक ये मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहा है। तो ये देखें इसने बॉन्ड बना लिया, एक तरफ 3 कार्बन वाली चेन है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, एक तरफ तो एल्डिहाइड होगा ही होगा। तो अब क्या है कि अब अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि ये वाला कार्बन हमारे पास अल्फा कार्बन है और ये बीटा है, लेकिन अल्फा कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फर्दर रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, जो कि हमने रिटन में बता दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बेंजल्डिहाइड हैव अल्फा, बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, कैनिजरोज रिएक्शन देगा। ठीक है, तो ये देखें मैंने शो किया हुआ है कि दिस इज़ अल्फा कार्बन, लेकिन इसमें हमें कोई भी हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा। तो ये हमने इसका कंसनट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन लिख दिया, एक जो है वो अल्कोहल बना दिएगा और एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना देगा। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट, व्हाट आर प्रोटीन्स। ये भी एज इट इज रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन, ये भी एज इट इज रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट, व्हाट आर डाइज। डाइज वाला भी क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो रहा है। एंड गिव नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोफोर्स प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर। अब क्लासिफिकेशन डाइज की आपने 2 तरीके की हुई है। एक आपके पास है डिपेंडिंग अपॉन द क्रोमोफोर, हम उसको कितने टाइप्स पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द मेथड्स के किस तरह ये अप्लाई किए जाते हैं, उसकी जो है वो अलग आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर हमने क्रोमोफोर्स की बेस पे करनी है। तो डाइज जो है वो ऑलरेडी आप पर लिख चुके हैं, याद भी कर चुके हैं 2016 फर्स्ट पेपर में, लेकिन मैं यहाँ पर अगेन यहाँ पर इसको मेंशन कर रही हूँ कि आपने डाइज को किस तरह से लिखना है। डाइज लिखना है, डाइज की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो फास्ट होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अच्छे से जो है वो अटैच हो सके किसी भी जगह चीज़ के ऊपर हम उसको जब लगा रहे हैं तो वो अच्छे से फिक्स हो सके। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो कलर है डाई का वो क्रोमोफोर की वजह से होता है और उसकी फिक्सिंग प्रॉपर्टी ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स की वजह से होती है। और यहाँ पर हमने जो है एग्जांपल बिस्मार्क ब्राउन की भी दे दी। तो ये तो डाइज का जो इंट्रोडक्शन था ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। अब टाइप्स ऑफ डाइज आपने देख लें, डाइज में भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्रोमोफोर्स प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर। तो ये 5 टाइप्स हैं, नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज, एजो डाइज, ट्राई एराइल मीथेन डाइज, एंथ्राक्विनोन डाइज एंड इंडिगो डाइज। तो ये आपने इनकी जो है नेम्स अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस क्लैरिफाई द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ओजोन को डिप्लीशन में कौन रोल प्ले कर रहा है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन किस तरह से ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का तो आपने बहुत अच्छे से पहले ही प्रिपेयर कर लिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जस्ट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को डिस्कस करेंगे। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर डिकम्पोज ओजोन इनटू द ऑक्सीजन एंड देमसेल्व्स आर रीजनरेटेड, यानी ये खुद से दोबारा से बन भी जाते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दोबारा बन जाते हैं। जैसे ये NO है, ये ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है, NO2 बना रहा है। अब NO2 यहाँ पर इंटरमीडिएट है, NO2 दोबारा से यूज़ होगा और जो भी अगर कोई एयर में रेडिकल ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके इसको भी ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा, खुद NO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन ये जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो अगेन
बन चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप नेट इक्वेशन लिखते हैं, दिस इज द नेट इक्वेशन, तो यहाँ पर NO2 एज अ इंटरमीडिएट जो है वो कट ऑफ हो जाएगा और NO जो है वो एज अ कैटलिस्ट है, ठीक है। यानी यहाँ पर NO जो है वो कैटलिस्ट है क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन में वो यूज़ हो रहा है, ठीक है, और एट दी एंड दोबारा से प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन NO2 जो है वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? जो कि पहले रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे वाले में यूज़ होके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल रहा है कि ओजोन जो है वो कैसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है। आपकी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। तो आपने ये वाली इक्वेशन लिखनी है, दिस इज द ऑथेंटिक एंड करेक्ट इक्वेशंस। Thus, the presence of nitrogen oxides in the atmosphere destroys the ozone layer, and these oxides destroy about 70% of the ozone found in the stratosphere. And greater is the amount of oxides in the atmosphere, greater will be the ozone depletion. ये सिंपल आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने सेक्शन बी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। जो एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं वो तो आपने बहुत अच्छे से पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं। तो जो नए क्वेश्चन हैं वो आप उनको अंडरस्टैंड करें, उनको प्रैक्टिस करें और मेमोराइज करें, ताकि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपके फुल मार्क्स हों इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।